Hey guys, welcome back to my world, my channel, a bookworm aka कीड़ा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। और आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लाई हूँ वो एक ऐसे ग्रुप के लिए है जिसको हमेशा से ही कुछ ना कुछ सोशली प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। यस, यू आर राइट, मैं बात कर रही हूँ हमारे ट्रांसजेंडर की। हम सब जानते हैं कि इन लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा मेस्ड अप होती है, या हमारी सोसाइटी इन लोगों को किस नज़र से देखती है। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ हमारे ऑथर अजय के पांडे की कि उन्होंने इन लोगों को नज़र में रखते हुए ये स्टोरी लिखी है। तो आज जिस स्टोरी को मैं पढ़ने जा रही हूँ या आप लोग को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। ये स्टोरी अजय के पांडे यानी कि हमारे ऑथर ने डेडिकेटेड किया है उस असली इंसान को जिसकी ये स्टोरी है, का नाम है शीतल। अब मैं स्टोरी पे बढ़ती हूँ। स्टोरी स्टार्ट होती है अबे नाम के एक लड़के से जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और अपनी वाइफ को खो चुका है ड्यू टू द ब्रेन कैंसर। उसका एक छोटा सा बेटा है जिसकी अराउंड उम्र 10 महीने की होगी। अपनी वाइफ के जाने के बाद वो बिल्कुल टूट चुका है और उसकी अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनका बेटा है जिसका नाम है आयुष, क्योंकि यही उसकी वाइफ की एक आखिरी निशानी है जिसका नाम है कनिका। अपनी वाइफ कनिका से अबे बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसकी यादों से वो निकल भी नहीं पाता है, पर वो चाहता है कि उसके बेटे को कनिका की कमी कभी भी महसूस ना हो, या कह सकते हैं कि उसकी माँ की कमी कभी महसूस ना हो। घर का हर काम संभालता तो है अभय, पर उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना पड़ता था और घर भी संभालना पड़ता था। ये बात सही है कि ऑफिस वाले जानते थे कि अभय की वाइफ कनिका कुछ दिन पहले ही गुजरी है और जिसके वजह से अभय हमेशा लेट आता था। पर कुछ दिनों की छुट्टी के बाद जब अभय वापस ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस मिस्टर राव उसको अपने केबिन में बुलाते हैं और फिर डायरेक्ट बॉसी मूड में पूछते हैं, आजकल हमेशा लेट आते हो, क्या बात है अभय? तो अभय बताता है कि सर आप तो जानते हैं कि कनिका के गुज़र जाने के बाद मुझ पर मेरे बेटे की जिम्मेदारी है और घर और ऑफिस दोनों को संभालता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि हमारा नौकर है, पर मैं उस पर भरोसा उस तरीके से नहीं कर पाता हूँ। तो अभय अपनी इस मुश्किल को अपने बॉस के सामने रखता है और पूछता है, क्या सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या आप मुझे घर जल्दी जाने देने की परमिशन दे सकते हैं? तो उसका बॉस कहता है कि यार पहले तो तुम लेट से आते हो, अब तुम जल्दी जाना चाहते हो। तो अभय अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो घर से आने से पहले यानी कि ऑफिस तक पहुंचने से पहले वो अपने बेटे आयुष को एक क्रश में छोड़ के आता है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि दैट इज़ अ चाइल्ड केयर सेंटर। और ऑफिस के पहले ही चाइल्ड केयर सेंटर बंद हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आयुष को रखने की कोई जगह नहीं मिल पाती है। आए दिन इस प्रॉब्लम को अभय को फेस करना पड़ता है। तो अभय का बॉस जब ये बात सुनता है तो उसकी प्रॉब्लम को समझता है और कहता है, तो क्या अभय मैं तुम्हारे लिए कोई मदद कर सकता हूँ? तो अभय कहता है कि सर आप सिर्फ मेरी एक मदद कर दीजिए कि ऐसा किसी या ऐसे किसी बेबी सिटर को मतलब मेरे लिए रखवा दीजिए जो कि रात तक रुक सके या लेट नाइट तक काम कर सके। तो उसका बॉस कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद बॉस हल्का सा पॉज लेता है और पॉज लेकर सामने अर्धनारीश्वर यानी कि हमारे भगवान शिव के तरफ दिखाकर अभय से पूछता है, अभय क्या तुम भगवान पे विश्वास करते हो? तो अभय कहता है कि नहीं, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब अभय अपनी जगह पे सही है, आखिर वो विश्वास क्यों करे? भगवान ने उसका प्यार उससे छीन लिया, उसके बच्चे की माँ उससे छीन ली। खैर, बॉस उसकी बात को समझता है और हंसकर कहता है
अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बात एक बेबी सिटर से करवा दूँगा, वो ये जॉब करेगी, लेट तक रुकेगी भी। ये सुनकर अभय बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये औरत पहले मुझे क्यों नहीं मिली। बॉस ज़रूर कहीं अपने अंदर छुपा रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने जस्ट अपने आप से बता दिया। तो अभय कहता है कि सर क्या मैं ये भरोसे के लायक होगी जिस बेबी सिटर की बात आपने कही? तो बॉस हंसते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल होगी, इसने मेरे यहाँ पे भी काम किया है। और अभय तुम भले भगवान पे विश्वास करो या ना करो, पर इंसान पे ज़रूर विश्वास करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब भगवान पे भरोसा नहीं कर पाते हैं तो हमें इंसानों पे भरोसा करना पड़ता है। उसी सैटरडे को सुबह जब दूध वाला दूध देखकर अभय के घर में जाता है तो अभय बड़ी आराम से सोफ़े पे बैठकर अपने बेटे आयुष को लेकर चाय पी रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है। अभय उठकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक औरत को पाता है। औरत देखने में बिल्कुल ग्रेसफुल, सलवार सूट में, एकदम टिप टॉप, बहुत ही खूबसूरत। जैसे ही अभय दरवाज़ा खोलता है वो औरत सामने से पूछती है, क्या आप अभय सर हैं? उसकी आवाज़ सुनकर अभय को लगता है शायद उसके गले में या थ्रोट में कोई इन्फेक्शन रहा होगा, जिसके वजह से उसके पर्सनालिटी से उसकी आवाज़ मिक्सअप नहीं होती है। खैर अभय इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो वो औरत कहती है मुझे मिस्टर राव ने भेजा है। नमस्ते सर, मेरा नाम शीतल है। मिस्टर राव ने कहा था कि आपको बेबी सिटर की ज़रूरत है। तो अभय कहता है हाँ, और फिर उसको अंदर बुलाता है, उसका बायोडाटा लेता है, प्लस पूछता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसने किस किस घर में काम किया है, मिस्टर राव के यहाँ पे उन्होंने कितने दिन काम किया है। ये सारी बातों को पूछने के बाद अभय को वो लड़की बहुत पसंद आती है, या कह सकते वो औरत बहुत पसंद आती है। बट लास्ट बात वो पूछता है कि तुम कितना सैलरी लोगे, तो वो बोलती है कि मैं तो मिस्टर राव के यहाँ पे 8,000 लेती थी। तो अभय भी मान जाता है 8,000 पे। पर ये बात हमारे मोहन यानी कि अभय के नौकर को पसंद नहीं आती है, क्योंकि मोहन हमेशा से उस घर में दबदबा चाहता था। खैर शीतल अपॉइंटेड हो जाती है एज अ बेबी सिटर और अभय काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि फाइनली वो खुद को वक्त दे पाएगा, कनिका की यादों को वक्त दे पाएगा और शायद अपने बच्चे को भी वक्त दे पाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे को वक्त देना दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। अब डेली शीतल आने लगती है काम पे और उसके आने से आयुष एक अलग सा ही लगने लगता है, क्योंकि आयुष बहुत छोटा है तो उसने अपनी माँ को देखा नहीं है, या फिर कह सकते हैं माँ की यादें उसके पास बहुत धुंधली है, तो वो शीतल को ही अपनी माँ मानने लगता है। धीरे धीरे शीतल के साथ आयुष बहुत क्लोज़ हो जाता है, धीरे धीरे उसी को मम्मा कहने लगता है। एक बार शीतल को काफ़ी केयर महसूस होता है तो वो अभय से कहती भी है कि सर इसका जो ग्रोइंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। तो अभय को लगता है क्या आयुष में कोई कमी है? तो शीतल बोलती है नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, पर आप भी सर थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं तो देती ही हूँ। खैर ये बात आई गई हो जाती है। इधर आए दिन शहर में बच्चे की चोरियों का सिलसिला जारी रहता है। हर दिन पेपर में ये न्यूज़ छपते रहते हैं कि इस बच्चे के यहाँ से चोरी हो गई, इस अपार्टमेंट से चोरी हो गई। बहुत तरीके के न्यूज़ेस आए दिन पेपर में देते हैं, अभी की भी नज़र इसमें पड़ती है। खैर जैसे कि हमारे सोसाइटीज़ में हर किसी को कंसर्न होता है, तो जिस अपार्टमेंट में अभय रहता था उस अपार्टमेंट वाले भी ये कंसर्न दिखाते हैं और क्योंकि वो देखते हैं कि शीतल नहीं है, तो वो अभय से कहते हैं कि सर आप भी इसका आईडी कार्ड लेकर रखिए ताकि हम लोग वेरीफाई करवा सकें। अब ये बात भी अब एक तरह से टाल देता है, बोलता है कि ठीक है भाई मैं करवा लूँगा। पर थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है शीतल को। तो एक दिन शीतल आके खुद ही कहती है कि सर ऐसा है कि मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, गार्ड डेली पूछता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो अभय कहता है हाँ ये बात तो सही है शीतल, एक्चुअली हमारे अपार्टमेंट में रूल है कि कोई भी अगर नया वर्कर आता है तो उसको अपना वेरिफिकेशन सबमिट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना आधार कार्ड सबमिट कर देना। शीतल कहती है सर, मतलब इतना कह के वो चुप हो जाती है। अब अभय को लगता है कि शायद वो गरीब है तो शायद
उसके पास आधार कार्ड नहीं होगा। तो अभय उस चीज़ को सेंस करता, तो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, साथ चलेंगे, तुम्हारा आधार कार्ड का अप्लाई करवा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो शीतल कहती है कि नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास आधार कार्ड है। तो अभय थोड़ा सा चौंक जाता है, सोचता है कि अरे भाई, तुम्हारे पास अगर आधार कार्ड है तो तुमने सबमिट क्यों नहीं करा। तो शीतल कहती है सर आप खुद ही देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अभय जैसे ही आधार कार्ड को खोलता है, सामने देखता है जेंडर में लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर। अभय उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि एक्सप्रेस कैसे करे या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे दे। वो तकरीबन 19-20 बार उस आधार कार्ड को देखता है और बहुत गुस्सा होता है कि दैट यू आर ट्रांसजेंडर वुमेन, और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं कैसे अपने बच्चे को तुम्हारे हाथ में दे दूँ। तुम ही लोगों के वजह से बच्चे इतनी चोरियाँ हो रही हैं, तुम ही लोग इन सब चीज़ों की वजह हो। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकाल देता है। यहाँ पे शीतल बिल्कुल चुप रहती है, क्योंकि उसको पता है कि उसको सोसाइटी में क्या फेस करना है। तो शीतल कुछ कहती नहीं है, पर मन मन में सोचती है कि सर आपने क्या सोचा था कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन सिर्फ रोड पे नाच के ही पैसा कमा सकती है? क्या वो अपने लिए लड़के कुछ नहीं कमा सकती? पर ये बात उसके मन के अंदर ही रह जाती है। अभय तो बहुत गुस्साया रहता है, क्योंकि अभय को लगता है कि शीतल ने उसको झूठ बोला है, उसको धोखा दिया है, उसके बच्चे को धोखा दिया है, जो बच्चा उसको मम्मा मम्मा कहता है। वो आयुष की तरफ देखता है और फिर शीतल की तरफ देखता है। आयुष को वो गोदी में उठा लेता है और शीतल से कहता है कि तुम निकल जाओ भाई, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, तुम निकल जाओ, तुम झूठ बोलती हो भाई, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार तुम होगी। मोहन बड़ा खुश होता है इस मैटर से कि शीतल को निकाल दिया जाता है। शीतल बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है अपने घर। अगले दिन फिर घर का वही हाल, कनिका के जाने के बाद जो हाल था, मेस्ड अप। पर यहाँ पे अभय का गुस्सा जायज़ था कि क्योंकि शीतल ने झूठ बोला था। अब शीतल भी अपनी जगह पे गलत नहीं थी, पर ठीक है। अभय पूरा गुस्सा मोहन पे निकालता है और कहता है कि एक काम करो, तुम आज से थोड़ा देर ज़्यादा रुको। तो वो बोलता है कि सर क्यों? तो बोलता क्यों, तुमको ज़्यादा पैसे चाहिए? तो बोलता नहीं सर, पैसे की बात नहीं है, आपकी शीतल कहाँ गई? टोन मार के बोलता है, आपकी शीतल कहाँ गई? अभय को आता बहुत ज़ोर से गुस्सा। वो कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जानता है कि वो किस हालात से गुजर रहा है। गुस्से से तमाया हुआ अभय जाता है ऑफिस में घुस जाता है बॉस के केबिन में। भाई उसी ने अपॉइंट करवाया था शीतल को। अब घुस तो जाता है, तब तक तो बॉस के पास खबर आ ही जाता है, मतलब मिस्टर राव के पास खबर आ ही जाती है कि शीतल को उसने निकाल दिया है। पहले ही मिस्टर राव पूछ लेते कि तुमने शीतल को निकाल क्यों दिया। तो बॉस से जाके अभय सवाल करता है, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपको पता था कि शीतल ट्रांसजेंडर है, वो किन्नर है, उसके बावजूद भी आपने मुझसे झूठ कहा। यहाँ पे बॉस एक इतनी उम्दा बात कहते हैं कि इस बुक को पढ़ते वक्त मैं भी उनकी फ़ैन हो गई। कहते हैं कि क्या किन्नर होना कोई पाप है? क्या सही में किन्नर होना कोई पाप है? तुम भगवान पे विश्वास करो ना करो, पर शिव भगवान आदि हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर मर्द का। तुम जानते हो, हम सब जानते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक मर्द और एक स्त्री से ही बनी है, या कह सकते हो एक पुरुष और स्त्री से ही बनी है। तभी ये दुनिया बैलेंस हुई है। और शीतल तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगती है, या शीतल ने कहीं पे नाच कर रोड पर पैसे नहीं कमाए हैं, वो अपने वजूद के लिए लड़ रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और इसके बजाय तुमने उसको नौकरी से निकाल दिया। अभय पहली बार अपने बॉस का वैसा चेहरा देखता है। उसको लगता है कि ये वही बॉस है जो मुझ पे बॉसी मूड दिखाते हैं या इतनी बड़ी कंपनी संभालते हैं। वो कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं बॉस की बातों में सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। एंड यस, सच्चाई तो है भाई, हम सब जानते हैं कि एक पुरुष स्त्री से ही ये पूरी दुनिया बनी है, चाहे एडम ईव हो, चाहे हमारे भगवान शिव हो।
खैर, अभय ऑफिस से निकलता है आयुष को लाने के लिए। जैसे कि वो छोड़ के आता है आयुष को क्रच में, तो रास्ते पे वो देखता है कि छोटे छोटे बच्चे फूल बेच रहे हैं। दूसरी तरफ देखता है कि किन्नर लोग रास्ते पे नाच रही है। पहली बार इन चीज़ों पर अभय का ध्यान जाता है, तो वो इनके लाइफ के पीछे की बात सोचने लगता है कि कोई भी इंसान कुछ भी जानबूझ के नहीं करता है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, और इनकी वजह तो बिल्कुल ठोस है। बहुत कुछ सोचने के बाद अभय इस नतीजे पर पहुंचता है कि शीतल को वापस आना चाहिए। वो शाम को आयुष को अपने बगल वाले पड़ोसी अग्रवाल्स के यहाँ पे छोड़ के जाता है शीतल के घर। शीतल के घर जाने के बाद शीतल उसको जैसे ही देखती है वो थोड़ी सी भौचक्की रह जाती है। उसको लगता है भाई अब क्या बात हो गई, तो पूछती है सर आप यहाँ? तो अभय कहता है कि शीतल आई एम सॉरी जो भी हुआ, बट आई थिंक आयुष नीड्स यू। आयुष को तुम्हारी ज़रूरत है, घर वापस चलो, कल से आ जाना काम पे। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि शीतल और आयुष की बॉन्डिंग माँ बेटे की तरह ही होने लगी थी, और शीतल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आयुष को मिस करती थी। तो शीतल एक बार में तड़ाके में हाँ कह देती है कि ठीक है सर, मैं कल से आ जाऊँगी। अभय बहुत खुश होता है, घर चला जाता है। इधर शीतल अपने बचपन की यादों में खो जाती है। रात में उसे याद आता है कि किस तरीके से, इसी तरह से उसने बचपन से अपने इसी किन्नर के रूप के वजह से कितना कुछ सहा है। जब उसकी माँ को, उसके पापा को पहली बार पता चला था तो घर में कितना हंगामा हुआ था। लोगों ने पता नहीं उसको कहाँ कहाँ भेजने की सोची थी। कभी कभी तो लोगों ने ये भी चाहा था कि उसका ये असली रूप सामने ही ना आए, पर फाइनली शीतल ने लड़ा और उसका साथ दिया उसकी माँ ने। उसकी माँ ने उसको सिर्फ एक ही चीज़ समझाया कि नेवर सरेंडर, कभी झुकना मत, सोसाइटी से लड़ना। सोसाइटी तो कुछ भी कहती है, तो क्या हम जीना छोड़ दें? सोसाइटी का तो काम ही है कहना। और यहीं से शीतल को हिम्मत मिलती है। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट थर्ड जेंडर के रूप में ट्रांसजेंडर को पास करता है। यहाँ से शीतल को एक बहुत बड़ा होप मिलता है कि शायद अब वो अपने वजूद के साथ ज़िंदा रह सकेगी। इस सारी लड़ाई में उसके एक फ्रेंड ने उसका बहुत साथ दिया होता है, नाम है शुभोजीत। बंदा बहुत पसंद करता है शीतल को, इतना कि उसके हर प्रॉब्लम उसका साथ देता था, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे उसको घर में रहने देने की जगह हो, हर जगह पर। बात आई गई हो जाती है, सवेरे होता है, शीतल पहुंचती है अभय के घर। जैसे ही आयुष शीतल को देखता है, मम्मा मम्मा करके कूद के उसके पास पहुंच जाता है जैसे उसकी माँ आ गई हो। अभय को भी बहुत खुशी महसूस होता है, पर वो दिखाता नहीं है, और मोहन का गुस्सा फिर वही एज यूजुअल। अब अभय पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाया होता, तो अभय चला जाता है एक सीसीटीवी कैमरे की दुकान में और जाके वहाँ से कैमरा खरीदता है और अपने घर पे लगवा देता है। शीतल को बता देता है, तो शीतल को भी लगता है कि हाँ, जो कुछ भी हुआ है इसके बाद ट्रस्ट करना किसी के ऊपर भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो कुछ कहती नहीं है, वो हालात समझती है अभय की। और फिर एक दिन अभय अपने एक बगल वाले एक अंकल से मिलता है, उसके पापा के फ्रेंड रहते हैं अशोक अंकल, उनसे मिलता है, क्योंकि वो सोसाइटी के मैनेजर रहते हैं, या कह सकते हैं कि सोसाइटी के सेक्रेटरी रहते हैं। और शीतल के लिए पास की ज़रूरत पड़ती है, यानी गेट पास की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सोसाइटी वाले उस वक्त तक के लिए शुरुआत में थोड़ा सा भड़कें। तो वो सारी सच्चाई बताता है अपने अशोक अंकल को। अशोक अंकल यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तो क्या हुआ, तुमने महाभारत नहीं देखी है? शिखंडी ने मारा था भीष्म को। अगर शिखंडी नहीं होता तो शायद महाभारत जो है वो उल्टी होती, यानी कि पांडव नहीं जीतते, कौरव जीतते। ये बात हमारे अभय के मन में घर कर जाती है। उसे लगता है कि उसका जो डिसीजन लिया हुआ है शीतल को वापस लाने का बिल्कुल सही है। धीरे धीरे शीतल पर उसका विश्वास बढ़ने लगता है। आयुष की देखभाल शीतल बिल्कुल एक माँ की तरह करती है। कनिका की मेमोरीज़
हमेशा अभय को सताती है। पर क्योंकि अब शीतल हमेशा आयुष का ख्याल रख पाती है तो अभय कभी कभी बैठ के कनिका की यादों में खो जाता है कि किस तरीके से वो मिले थे, कैसे उनकी शादी हुई, हर चीज़। धीरे धीरे घर को भी धीरे धीरे शीतल संभालने लगती है। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मोहन, जिसको हमेशा से शीतल से प्रॉब्लम थी, ये यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी हो जाती है। अब होता है ऐसा है कि एक बार अभय वापस आता है ऑफिस से तो देखता है कि शीतल थोड़ी सी घबराई हुई है। तो पूछता है क्या बात है शीतल। तो शीतल बोलती है कि सर मुझे मोहन के साथ एक ही घर में रहकर काम करने में थोड़ी सी आपत्ति है, दिक्कत होती है सर। कुछ कहती नहीं है खुल के। तो अभय कहता है कि क्यों, क्या हो गया, कुछ कहा है मोहन ने। तो कहती है कि सर बस मुझे लगता है कि मोहन की जो नज़र है वो अच्छी नहीं है। भाई गुस्सा आ जाता है कि भाई मैंने एक औरत की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली है और अगर मेरा नौकर इसी तरीके से किसी औरत पर करेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो मोहन को बुलाता है, पूछता है। मोहन तो पूरे ताक में रहता है। बस शुरू हो जाता है कि सर ये झूठ बोल रही है, मैंने इसको देखा है, ये जब घर जाती है इसको एक आदमी लेने के लिए आता है, इसके साथ एक आदमी रहता है। पूरा बोलने लगता है शीतल के बारे में। शीतल देखती है कि अब तो बात बढ़ने लगी तो शीतल भी चुप नहीं रहती है, बोलती है अब मैं सच्चाई बताऊंगी। शीतल बताती है कि मोहन उसका पीछा करते करते उसे घर तक गया था और वहाँ पे उसने शीतल को प्रपोज किया था शादी के लिए। क्योंकि शीतल नहीं चाहती थी मोहन से शादी करना या नहीं पसंद करती थी तो शीतल ने उसको मना कर दिया था। और इस बात का गुस्सा मोहन को हमेशा से था और इसी बात का बदला वो लेते ही रहता था, कुछ ना कुछ कर करके। मोहन की इस बात को सुन के अभय बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है कि मोहन तुम इतने साल से हमारे यहाँ पे हो, तुमने ये काम करा। एकदम फ्रस्ट्रेट होके बोल देता भैया तू निकल ले, तुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब शीतल को अच्छा लगता है कि फाइनली सर ने उसकी बात समझी। अब वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है। मोहन के जाने के बाद किचन का काम भी शीतल ही संभाल लेती है आयुष के साथ साथ। एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरे घर का काम शीतल संभालने लगती है। एकदम समय पे आना, लेट नाइट जाना, और अभय उसको कभी कभी छोड़ भी देता था उसके घर पे। पर अभय उससे एक सवाल पूछता है कि मोहन ने मुझे सारी बातें बताई पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो आदमी कौन है। तो जैसे कि शीतल ने अपनी सारी स्टोरी अभय को बताई थी बचपन की, तो उसने शुभजीत का नाम बताया था। तो वो बताती है कि वो शुभजीत है सर, और शुभजीत और मैं आज से नहीं, समझ लीजिए मेरी लड़ाई जब से शुरू हुई है तब से साथ में है। एक तरह से वो मेरा सोलमेट है, मेरा दोस्त, मेरा सोलमेट, मेरा सब कुछ है। अबे सुन के बहुत खुश होता है, वो कुछ कहता नहीं है पर बहुत खुश होता है। अब धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं। एक दिन अचानक से किसी तरीके से मोहन के थ्रू ही अपार्टमेंट के लोगों को और अभय के पापा को पता चल जाता है शीतल के बारे में। अपार्टमेंट के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरेस करते हैं अभय को, बहुत ज़्यादा दूध देना बंद कर देते हैं, पेपर देना बंद कर देते हैं, तरह तरह की चीज़ें होने लगती हैं। पर अभय कहता है अब भैया तुम लोग कुछ भी कर लो, जैसे शीतल लड़ रही है अपने लिए तो मैं भी शीतल के लिए लड़ूंगा सोसाइटी से, क्योंकि अब तक उसकी आंखें खुल चुकी हैं। लेकिन जिस दिन अभय के पापा आते हैं यहाँ एक मुसीबत हो जाती है। पापा तो आ जाते हैं घर पे। अब तो शीतल को लगता है कि पता तो चल गया है सर को, अभी तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। तो अभय के पापा आकर कहते हैं कि अभय तुम दूसरी शादी कर लो। तो अभय कहता है पापा आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कनिका ही मेरा प्यार थी, इसलिए मैंने उससे शादी करा, और प्यार सिर्फ एक बार ही होता है। अभय के पापा कुछ नहीं कहते हैं। वो हमेशा शीतल को उल्टे ही नज़र से देखते हैं कि भैया ये शैतान है, ये कुछ कर देगी, हीन भावना से देखते हैं। फिर धीरे धीरे कई सारी मैथोलॉजिकली बातें को पढ़ा कर जो अभय ने खुद समझी थी, उन चीज़ों को उसने अपने पापा को समझाया और ये भी सांत्वना दिया कि आयुष को इससे अच्छी केयर टेकर माँ के रूप में नहीं मिल सकती है, या माँ के रूप में इससे अच्छी केयर टेकर नहीं मिल सकती। धीरे धीरे अभय के पापा भी कन्विंस हो जाते हैं और वो लौट जाते हैं अपने घर। अब एक दिन अचानक से शीतल
शुभजीत को लेकर अपने घर आती है, मतलब अभय के घर आती है और कहती है कि सर, शुभजीत से तो आप मिल चुके हैं, आपने देखा है कई बार शुभजीत को। आज मैं आपसे इसको ऑफिशियली मिला रही हूँ क्योंकि सर मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। अभय कहता है कैसी मदद? तो वो कहती है कि सर शुभजीत को एक काम की बहुत ज़रूरत है। अभय आश्वासन देता है कि ठीक है, मैं बात करूँगा और अगर मेरी तरफ से कुछ बन पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा शुभजीत के लिए। और वो शुभजीत को थैंक यू भी कहता है कि उसने हमेशा शीतल का साथ दिया है। वक्त के साथ दिन और बढ़ते हैं, आयुष 16 महीने का हो जाता है और दोनों के बीच की बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है। अभय को पहली बार आयुष डैडी कह के बुलाता है और सिर्फ शीतल की वजह से। इसीलिए अभय का ट्रस्ट शीतल के ऊपर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। एक बार अभय बालकनी में बैठा हुआ रहता है तो शीतल उसके लिए कॉफ़ी लेके जाती है और कहती है कि सर क्यों नहीं आप शादी कर लेते हैं। तो अभय कहता है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है शीतल, मैंने जिससे प्यार किया मैंने उसी से शादी की, दूसरी बार नहीं हो सकेगा। शीतल ये बात सुनकर चली जाती है। अगले दिन अचानक से शुभजीत और शीतल दोनों हाजिर होते हैं। अब अभय को लगता है भाई ये क्या बात हो गई। तो शीतल बताती है कि शुभजीत ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया। बहुत खुश होती है शीतल, शुभजीत भी बहुत खुश रहता है। तो अभय तो खुश है होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि शीतल और शुभजीत खुश हैं। तो शीतल कहती है कि सर पर आपको एक मदद करनी होगी। तो अभय कहता है बताओ बताओ ज़रूर, मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो शुभजीत बोलता है कि सर आपको शीतल की तरफ से मेरे घर वालों से बात करनी होगी। ये शीतल की ज़िद है कि वो बिना बताए शादी नहीं करेगी। तो अभय कहता है कि ठीक है, इसको भी आजमा के देखते हैं। अगले दिन धीरे धीरे दिन बढ़ता है, सोसाइटी वाले भी मान लेते हैं शीतल को उधर। और फिर वो दिन भी आता है जिस दिन अभय को जाना रहता है शीतल की तरफ से शुभजीत के घर। पहुंचता है, पहुंचने के बाद हम सब जानते हैं क्या हो सकता है वहाँ पे, जिस दिन सच्चाई पता चली होगी। शुभजीत के माँ बाप मना कर देते हैं कि नहीं हो सकती शादी। अभय बहुत समझाता है पर ना तो ना। फाइनली थक के अभय वापस आ जाता है। पर क्योंकि शुभजीत तो तय कर चुका होता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ शीतल से, चाहे सोसाइटी कुछ बोले चाहे उसके माँ बाप कुछ बोले। तो दोनों मंदिर में शादी करने की सोचते हैं। इसमें अभय हेल्प करता है। शादी के दिन दोनों को गिफ्ट्स देता है, हर तरीके का जो भी चीज़ अवेलेबल करवा सकता था सब कुछ करवाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अचानक से, अब इसको गुड लक ही कह लीजिए, कि अचानक से शुभजीत को पुणे में नौकरी मिल जाती है। इस बात से शीतल बहुत खुश होती है और आके अभय को बताती है। पर अभय को लगता है जैसे कि आयुष से फिर उसकी माँ छिन रही है, क्योंकि शीतल बताती है कि पुणे में शीतल भी चली जाएगी शुभजीत के साथ। पर वो कुछ कहता नहीं है, पर ये चीज़ भाप जाती है शीतल। पुणे जाने के पहले आखिरी रात जब वो आयुष से मिलने के लिए आती है, उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं आयुष के लिए। हर तरीके का गिफ्ट देती है आयुष को वो। तो अभय कहता है इतनी सारी गिफ्ट्स की क्या ज़रूरत थी शीतल। तो वो कहता है कि, या वो कहती है शीतल कि सर आयुष ने मुझे माँ होने का मतलब समझाया है, उसने मुझे फील करवाया है। आयुष मेरा बच्चा है। ये सुनकर अभय की आंखों में भी आंसू आ जाता है और शीतल तो रोने ही लगती है बैठ के वहाँ। पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, पति जहाँ जाएगा उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो अभय समझाता है कोई बात नहीं शीतल, तुम जाओ। अगले दिन शीतल का बर्थडे होता है। सवेरे उठ के शीतल चली जाती है, आखिरी बार अभय से मिलती है, समझाती है कि सर आप अपने लिए इतना सही अपने बच्चे के लिए शादी कर लीजिए। पर अभय कोई जवाब नहीं देता है। अगले दिन जिस दिन शीतल की ट्रेन होती है उसी दिन उसका बर्थडे भी रहता है। शीतल के जाने के बाद पता नहीं अभय को क्या होता है, वो कृष्ण की मूर्ति को देखता है।
कृष्ण की मूर्ति को देखकर वो सोचता है कि भले ही कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया हो, पर पाल पोस के तो बड़ा यशोदा ने किया है, इसलिए शायद दुनिया यशोदा को ही माँ मानती है कृष्ण की। यशोदा नंदन, देवकी नंदन तो बाद में, यशोदा नंदन पहले। वो तुरंत उठता है, अपने आप को अच्छे से क्लीन अप करता है, आयुष के कुछ चीज़ें एक बैग में भरता है और तुरंत कार लेकर निकल जाता है स्टेशन की तरफ, जहाँ पे शीतल और शुभोजीत जाने वाले हैं। आयुष को वो आखिरी बार देखता है और कनिका की फ़ोटो देखता है और कहता है कि कनिका, तुम समझ सकती हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि तुम मेरे इस डिसीजन में मेरा साथ दोगी। स्टेशन पे पहुँचता है अभय और कोच खोजता है। जैसे ही कोच खोजता है, शीतल बाहर खड़ी मिलती है। शीतल को देखते ही आयुष कूदने लगता है मम्मा मम्मा कह के, और शीतल देख के भी उसको बहुत खुश होती है, दौड़ के जाती है, आयुष को गोदी ले लेती है, पूरा पुचकारने लगती है। अभय उसको सिर्फ एक वर्ड बोलता है, हैप्पी बर्थडे शीतल। शीतल सिर्फ थैंक यू बोलती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाती है। फिर वो आयुष को कहती है, बेटा वापस जाइए डैडी के साथ, मम्मा जा रही है, अब डैडी को तंग बिल्कुल मत करना। अभय को तो पता था अभय क्या करने आया है। अभय चुपचाप आयुष को लेता है और कोच में चढ़ जाता है। शीतल पीछे पीछे चढ़ती है और आयुष को गोदी में देकर उसका बैग वो शुभोजीत को पकड़ा देता है और नीचे उतर जाता है। ट्रेन छूट जाती है। अभय दूर से देखता है आयुष को जाते हुए अपनी मम्मा की गोदी में। उसको पता भी नहीं रहता है कि वो अपने डैडी को छोड़ के जा रही है या छोड़ के जा रहा है। शीतल सब कुछ समझ जाती है। पॉकेट में पड़े हुए आयुष के एक लेटर को वो निकालती है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आयुष आज से तुम्हारा बेटा कहलाएगा शीतल। बेटा ज़रूर वो मेरा है, पर पाल पोस के उसको तुम बड़ा कर रही हो, तो बेटा वो तुम्हारा ही रहेगा हमेशा। एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे आने के पहले मैंने गरीब लोगों के ज़िंदगी की पीछे की कहानी कभी नहीं समझी थी। अनाथ बच्चों का ज़िंदगी कितना ज़्यादा हार्ड होता है मैंने कभी नहीं समझा था। किन्नरों की ज़िंदगी कैसी होती है मैंने कभी नहीं जानी। मैं हमेशा गुस्सा करता था, और तुम्हारे आने के बाद मैंने जाना कि इन लोगों की ज़िंदगी कितनी टफ होती है और हम किस तरीके से इन लोगों को जज करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ शीतल। लिव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अभय। ये लास्ट लेटर पढ़ के शीतल रोने लगती है आयुष को गले लगाकर, और अभय बड़े ही सुकून से अपने घर को लौट जाता है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। पर फ्रेंड्स, आई थिंक सिर्फ अभय जैसे लोगों को ही नहीं, बल्कि हम सभी को इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी नहीं चुनता है। हम शायद कहीं ना कहीं सोसाइटी वाले मजबूर करते हैं हम लोगों को। एंड आई अप्रिशिएट ऑथर कि उन्होंने इस टॉपिक को लोगों के सामने दिखाया है, रखा है, ताकि लोग समझें कि हर किसी को जीने का हक है, नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप सबके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी है या आप लोगों की पसंद की कोई नॉवल है जो कि आप चाहते हैं कि मैं लोगों के लिए नरेट करूं, तो मुझे ज़रूर बताइए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू। बाय।